अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर अच्छी आमदनी ले रहे किसान की कहानी। मार्च के महीने में आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, एक कहावत है कि इरादा अगर पक्का हो तो मंजिल को पाना आसान हो जाता है, और इस कहावत को सच करके दिखाया है ग्राम महादेव जिला मधुबनी के एक प्रगतिशील कृषक जैनेन्द्र कुमार ने, जो कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से झरबेरा की सफल खेती करके प्रति वर्ष लाखों रुपये आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी झरबेरा की सफल खेती का राज आखिर है क्या। मधुबनी के जैनेन्द्र कुमार पेशे से एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने कॉलेज के बाद अपने बचे हुए खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कृषि की ओर अपना रुख किया। इसके लिए इन्होंने सोच विचार कर पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती करने का विचार बनाया, और आज जैनेन्द्र कुमार झरबेरा फूल की खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। इस पॉली हाउस के अंदर जो है वो 12,000 पौधे लगाए गए हैं, और ऐसे औसतन एक पौधा 3 फूल महीने में देता है। उस हिसाब से 36,000 होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः उतना फूल निकलता नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 से 20,000 फूल प्रति महीने निकल जाता है। और कभी कभी ऑफ सीजन में जब बहुत डिमांड नहीं होता है तो थोड़ा हम लोग कंट्रोल करते हैं जिससे 15,000 तक फूल हो। इसलिए औसतन यदि 15,000 फूल भी लेके चलें तो ये सितंबर 2014 से तुराई फूल की हो रही है और बाजार फूल जा रहा है। तो अब तक में लगभग 2,75,000 फूल बाजार जा चुका है। और औसतन यदि 3 रुपये भी फूल जोड़िए 30 रुपये बंडल, तो वो लगभग 8.25 लाख रुपए का मामला बनता है। तो कम से कम इतनी कमाई कोई किसान कर सकता है यदि झरबेरा फूल की खेती वो करे। इन्होंने बताया कि पॉली हाउस में झरबेरा की खेती की शुरुआत इन्होंने 1.5 साल पहले की थी। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागबानी मिशन के तहत पॉली हाउस का निर्माण कराया, जिस पर इन्हें 90% अनुदान प्राप्त हुआ। इन्हें पॉली हाउस निर्माण के लिए केवल 10% लागत ही लगानी पड़ी। साथ ही योजना के तहत इन्हें झरबेरा फूल के पौधे भी प्राप्त हुए। अधिक और अच्छी क्वालिटी के फूलों की प्राप्ति के लिए पॉली हाउस में झरबेरा की फसलों की खास देखरेख करनी होती है। 25-26 डिग्री यदि तापक्रम है सेंटीग्रेड में, तो उसके लिए फ्लावरिंग के लिए आइडियल है। लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी होने से फूल तो आते ही रहते हैं। और ज्यादातर मान लीजिए कि 24 आवर्स के दौरान 25-26 डिग्री टेम्परेचर लगभग यदि मेंटेन है तो फूल आपके आते रहेंगे और अच्छी मात्रा में आएंगे। नॉन ऑटोमेटेड जो पॉली हाउस है जैसे ये है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऑटोमेटेड पॉली हाउस जिसकी बात मैं कर रहा था, उसमें आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी तरीके से।
जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है तो फर्टिलाइजर्स कई तरह के वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल होते हैं इसमें, जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, फॉस्फेट रिच होते हैं या पोटास रिच होते हैं। तो ये तीनों घुलनशील किस्म के फर्टिलाइजर बहुत सी कंपनियां बनाती हैं वाटर सोल्यूबल, जिनको जहां जिस स्रोत से आप पानी इरिगेशन के लिए इसमें डालते हैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, वहीं पर एक सिस्टम है जिसमें आप इन फर्टिलाइजर्स को मिला देते हैं एक समुचित मात्रा के हिसाब से, और वो पूरे पौधे को मिल जाता है। चूँकि ड्रिप इरिगेशन का यही फायदा है कि हर पौधे के पास ड्रिप के तरीके से वाटर निकलता है, पानी निकलता है, सिंचाई होती है, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी पौधे को सामान्य ढंग से और समुचित ढंग से और संतुलित ढंग से मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका पौधा में टाइमिंग सवेर के वक्त प्राय लोग इरिगेशन का सिस्टम चलाते हैं, ड्रिप इरिगेशन चलता है, उसके साथ ही फर्टिलाइजर, और उसमें एक पीरियोडिसिटी बनी हुई है कि भाई सप्ताह में 3 दिन ये फर्टिलाइजर चलेगा फॉस्फेट रिच, फिर 2 दिन नाइट्रोजन रिच चलेगा या फिर पोटासियम रिच चलेगा। वो एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसी के मुताबिक फर्टिगेशन होता है, और इरिगेशन तो रोज होता है। जाड़े के दिनों में या बरसात के दिनों में थोड़ा कम पीरियोडिसिटी कम हो जाती है, लेकिन आमतौर पर गर्मी के दिनों में रोज इरिगेशन करना पड़ता है और करना पड़ता है। दवा भी मैंने बताया कि कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स हैं और कई तरह के और भी फंजीसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है। झरबेरा की खेती करने पर इन्हें कितना लागत खर्च आया और इससे इन्हें कितनी आमदनी प्राप्त हुई, आइए जानते हैं। ये सितंबर 2014 से तुराई फूल की हो रही है और बाजार फूल जा रहा है, तो अब तक में लगभग 2,75,000 फूल बाजार जा चुका है। तो साल भर में यदि लगभग 1 लाख का खर्च है तो 1.5 साल में 1.5 लाख का खर्च है, जबकि आमदनी आपको 8 लाख की कम से कम हो रही है, ज़्यादा भी हो सकती है यदि फूल आपका अधिक महंगा निकले, ये निर्भर करता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कम से कम इतना तो हो ही सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप भी जैनेंद्र कुमार की तरह शासकीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए पॉली हाउस में झरबेरा फूल या अन्य फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास आम के बाग हैं, उनके बागों में अभी बोर से फल बन रहे होंगे और इस अवस्था पर बाकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है, तभी आप फल वृक्ष से अधिक फलन ले सकते हैं। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना आपको जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. पांडे। आज ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आम के बगीचे की देखरेख कैसे करें, और इस समय जबकि फूल आ रहे हैं, फल भी लग रहे हैं। विशेष रूप से आम में अभी जो फूल आ रहे हैं और फल लग रहे हैं, तो फल गिर भी रहे होंगे, जैसा कि किसान भाई देख रहे होंगे। फल गिरने के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि कीट का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप, और साथ में अभी कहीं कहीं ओलावृष्टि हो गई है या तेज बारिश हो गई है, वो भी एक कारण हो सकता है। फल लग गए हैं आम में, जैसे फल बैठ गए हैं, तो हमारे किसान भाई मतलब 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया का घोल बना लें, और इसी में चाहें तो M45 2 ग्राम मिला लें। इसका छिड़काव पूरे पेड़ पर कर दें, ताकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो फल बैठ गए हैं उनकी गिरने की तादाद कम होगी, फल अच्छी वृद्धि करेगा, और फंगस जो या कवक रोग आने वाले हैं उनसे इनका बचाव होगा। इसके अलावा आम के फलों को झड़ने से रोकने के लिए किसान भाई NAA हार्मोन के 100 ppm घोल का छिड़काव करें। और आम के बाग में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं।
और साथ ही एक ध्यान और रखें कि आम के आसपास जो कचरा है या घास है या खरपतवार हैं उनको जरूर साफ करें, क्योंकि इन्हीं में कीड़े पलते हैं और रोग के विषाणु कीटाणु फैलते हैं। तो थाला जितना है उसकी सफाई करें। आम के बाग में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी आम के पौधों में सिंचाई कर देते हैं और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ पौधों में कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। तो कैसे करें उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात और ये है कि हमारे किसान भाई जब आम देखें कि आम का मटर से बड़ा आकार हो गया और मटर से बड़े आकार होने के बाद अगर पौधे 10 से 15 साल पुराने हैं आम के, तो 1 से 1.5 मीटर का जो घेरा बनता, उस घेरे में नत्रजन, स्फुर और पोटास की जो शेष मात्रा रह गई थी, जो सितंबर, अक्टूबर या जून, जुलाई पिछले बार नहीं दे पाए, अब उसकी मात्रा दे दें, ताकि विकास जिनका होना, जिन फलों का जिनकी वृद्धि होनी है, उनका अच्छी तरह से विकास होगा, वृद्धि होगी और फलों का आकार बढ़ेगा। और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी जगह जगह वर्षा हो गई है तो पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर वर्षा नहीं हुई है, फल बैठ गए हैं, मटर के दाने से बड़े हो गए हैं दाने, तो अब हल्की सिंचाई किसान कर दे, साथ ही पोषक तत्वों को दे दें। पोषक तत्व देके सिंचाई करने से यह फायदा होगा कि फलों की वृद्धि और विकास अच्छी होगी। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कई तरह के कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है, जिनका शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आम का उत्पादन बहुत कम प्राप्त होगा, इसलिए आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण करें। इसके अलावा किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगी, यह समय ऐसा है कि फलों में, पत्तियों में, मतलब पूरे पौधे को देखरेख की जरूरत है, क्योंकि इसमें कीट आएंगे, रस चूसने वाले कीट। ऐसे रस चूसने वाले कीट जो कि फलों के नरम भाग में भी लगेंगे, पत्तियों पर भी लगेंगे, फल के डंठल पर भी लगेंगे। ऐसे रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मैं कहूंगा कि साइपरमेथ्रिन नामक दवा जो है उसका छिड़काव करें। 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के उससे मान से छिड़काव करें। पौधे को इस तरह छिड़काव करें कि पूरी पत्तियां तर हो जाएं और बूंद टपकने लगे, तब समझिए कि छिड़काव ठीक तरह से किया है। यह छिड़काव तने तक कर दें। साथ ही साथ बीमारियों का भी प्रकोप देखा जाएगा। अब चूंकि तेज धूप है और नमी पर्याप्त है, तो विशेष करके भभूतिया रोग की संभावना बढ़ती है नई पत्तियों में, और जो नया पुष्पक्रम है या जो पुष्पक्रम छोटे फल लगे हैं उस वाले पुष्पक्रम में भभूतिया रोग हो सकता है। उस भभूतिया रोग के कारण आप देखेंगे पुष्पक्रम पूरा काला पड़ जाएगा, छोटे फल लगे वो काले पड़ जाएंगे और सूख के गिरने लगेंगे। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या करें, चूंकि यह कवक के द्वारा होता है, इसके लिए सल्फर नामक विटेबल सल्फर, पानी में घुलनशील सल्फर मिलता है, उस सल्फर को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लें और उसका छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव का जो अंतराल है वो 12 से 15 दिन का होना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, यदि कृषि से लाभ प्राप्त करना है तो परंपरागत फसलों के साथ साथ आधुनिक तरीके से फल, सब्जी और औषधि फसलों की खेती भी आपको करनी होगी, तभी आप कृषि से लाभ ले सकेंगे। इसी के तहत आज हम लेमन ग्रास की बात करेंगे। तो इसकी खेती करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान इसका रोपण करना चाहते हैं वो इसकी रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DS नेगी। किसान भाइयों, इस समय आप लोग जो है लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, और लेमन ग्रास जो है अगर आपके पास सिंचाई के साधन है तो ये समय आपका के लिए उचित है।
इसकी खेती करने से पहले यह जान लेते हैं कि इससे प्राप्त तेल का उपयोग क्या है। तो किसान भाइयों, इसका तेल बहुउपयोगी है, जिसका प्रयोग साबुन बनाने, प्रसाधन सामग्री में, इसके अलावा तेल से विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। अतः कुल मिलाकर इसकी खेती करके अधिक आय आप ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी से तैयारी कर लें आप लोग। उसको अच्छी तरह से जुताई करके बढ़िया से जो है उसको पाटा लगा के खेत को तैयार कर लें। कि आपके पास अगर गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद है, तो उसको भी आप जो है 15-20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको मिला सकते हैं। खेत में जुताई करते अंतिम जुताई के समय जो है उसको अच्छी तरह से उसमें मिला लें, और जिससे कि वो जो है मिट्टी की जो है उर्वरा क्षमता बनी रहती है और आपको अच्छी क्वालिटी का तेल और अच्छी फसल आपको जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के रूप में रोपाई के पहले DAP 130 किलोग्राम और MOP 100 किलोग्राम का प्रयोग करें। यदि गोबर की खाद का भरपूर उपयोग किया गया है तो इन बताए गए उर्वरकों की आधी मात्रा ही डालें। और जो पुराने पौधों से स्लिप जिनको हम बोलते हैं, उससे इसका प्रसारण होता है, उससे इसका खेती की जाती है। तो उस तरह से आप जो है फिर उसकी स्लिप्स को ले लें और उसको फिर मुख्य खेत में रोपित करें। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम जो उन्नत प्रजाति है उन्हीं का उपयोग करें, जैसे कि आपका प्रगति है, प्रमाण है, चिरहरित है, कृष्णा है। ये कुछ वैरायटियां हैं उसकी, जो लेमन ग्रास की, जो कि बड़ी अच्छी उपज देती हैं। तो उसको आप लगा सकते हैं। और लगाने के लिए खेत को अच्छी तरह से ये देख लें कि आप उसमें अगर नमी की मात्रा कम है तो पहले से उसमें खेत में पलेवा कर लें, और पलेवा करने के बाद जो है खेत की तैयारी करें। उसके बाद लगाने के लिए जो स्लिप्स हैं आपकी, जो जड़ युक्त कलमें हैं, उनको जो है आप लगा लें। और उसको जो है लगाने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप जो है 30 से 45 सेंटीमीटर जो है रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी, और जो है 30 सेंटीमीटर करीब जो है पौधे से पौधे की दूरी आप उसमें रखें। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप जो है धीरे धीरे पौधे बढ़ते हैं और उसमें फिर कल्ले निकलने शुरू होते हैं, और वो फिर कल्ले बड़े होते जाते हैं। और काफ़ी जो है जब बड़े कुछ दिनों बाद जो है करीब 4-5 महीने बाद जो है आप जो है उसकी कटाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि खेत में लगाने के बाद जो है 4-5 महीने बाद आपकी फसल जो है काटने लायक हो जाती है, और उसकी आप जो है करीब जो है 15 सेंटीमीटर ऊपर से ज़मीन से उसकी कटाई करें। और कटाई करने के बाद जो है जो आपका जो पत्तियां निकलती हैं उसका फिर जो है 4-5 घंटे के अंदर आप जो है आसवन कर लें। आसवन के बाद जो तेल आपको प्राप्त होगा, उस तेल को आप जो है अच्छी तरह से जो है या तो स्टील के बर्तनों में भर के रख दें, या आपके कांच की बोतलों में भर के रखें। और इस तरह से भर के रखें कि उसमें जो है पूरा का पूरा जो आपका बर्तन है वो भरा रहे, और उसमें हवा जाने की जगह ना हो। और उसको फिर अच्छी तरह से जो है सूखे स्थान पर, और जहाँ पे जो है नमी की मात्रा ना हो, इस तरह से उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। और जब आपका बाज़ार में भाव अच्छा होता है उस समय आप उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी जो है, अगर आप एक बार लेमन ग्रास को अगर खेत में स्थापित कर दें तो आप 5 साल तक जो है उससे कटाई करके तेल ले सकते हैं। और साल में जो है करीब करीब जो है, अगर यहाँ की बात करें तो 3 कटाई तक भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगभग जो है करीब 2 से लेकर 250 किलो तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। और जिसका कि बाज़ार में भी भाव आजकल अच्छा है, करीब 800 से लेके 1000 रुपये किलो के हिसाब से आपका जो है तेल बिक जाता है। तो सबसे बड़ी बात है इस तरह की खेती करने, लेमन ग्रास की खेती करने में, एक तो जैसे आपने देखा होगा नील गाय है, सुअर है, ये तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं, इन जो फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो इन फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि इनमें गंध की मात्रा होती है। इसलिए जो है इन फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और एक बार लगाने के बाद सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक आपको एक खेत में रहेगी आपकी जो है लेमन ग्रास, और उसमें आपको जो है फिर तमाम बीच बीच में जो है निराई गुड़ाई, हर जैसे आपने पहली कटाई की तो उसके बाद आपको एक गुड़ाई करने की आवश्यकता उसमें पड़ती है। कि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भागों में हर कटाई के बाद आप दें उसको। जैसे 3 कटाई करते हैं तो 3 भागों में आप नाइट्रोजन को बांट लें। रही कीड़े बीमारियों के बाद, इसमें कोई कीड़े बीमारी नहीं लगती। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो फसलें हैं, जो सुगंधित फसलें या जो सगंध फसलें हैं, इनमें जो है क्योंकि इसमें गंध युक्त पदार्थ होते हैं इनके पत्तियों में, तो इनमें कोई कीड़े बीमारी अक्सर नहीं लगते। तो इसमें कीड़े बीमारी का कोई खास प्रकोप नहीं होता। इसके साथ ही साथ जो है
पानी की मात्रा भी इनमें कम लगती है। शुरू में जब आप एस्टेब्लिश करेंगे, जब स्थापित करेंगे, उस समय पानी की आवश्यकता है। उसके बाद अगर पानी आप पे ना भी हो और कम मात्रा में भी आप दें तो इसमें ये फसल बनी रहती है और इसका उत्पादन ठीक रहता है। तो इस तरह से अगर आप उसकी खेती करें तो उससे लेमन ग्रास से आप अच्छा आमदनी ले सकते हैं। एक नजर डाल लेते हैं इससे मिलने वाली उपज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस फसल की रोपाई के बाद 5 वर्ष तक इससे उपज ली जाती है और प्रत्येक वर्ष 2 से 3 कटाइयां प्राप्त होती हैं। यदि प्रति हेक्टेयर तेल उत्पादन की बात करें तो पहले वर्ष 100 से 150 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है और उसके बाद प्रति वर्ष 200 से 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के कृषक लक्ष्मी प्रसाद दुबे ने। यह प्याज की फसल में लगने वाले थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लक्ष्मी प्रसाद दुबे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, प्याज में लगने वाले मुख्य कीड़ों की अगर अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें थ्रिप्स लगता है, जिसको आप पर्णजीवी भी कहते हैं। यह किसान भाइयों ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि वायरस का भी संचारण करता है, मतलब ये एक तरह से वेक्टर का काम करता है। इस कीट के किसान भाइयों मुख्य रूप से जो नींफ अवस्था है जिसको अपन शिशु कहते हैं और वयस्क अवस्था है, दोनों ही अवस्थाएं इसकी हानिकारक है। ये किसान भाइयों क्या करता है, प्याज के पत्तों से या कोमलांगों से जो होते हैं उससे ये क्या करते हैं कि उसका रस चूसते हैं, जिससे कि धीरे धीरे क्या होता है कि पौधों पे पीले कलर के धब्बे बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे पत्तियां इसकी मुरझा जाती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें कि खेत में हमें समय समय पर खरपतवार प्रबंधन करना है, क्योंकि खरपतवार हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस थ्रिप्स को या पर्णजीवी है इसको ये शरण प्रदान करता है। अगर ज्यादा समस्या है तो ये ध्यान रखें कि फूल आने से पहले किसान भाइयों हमें यह क्या करना है कि या तो डाइमेथोड है या मिथाइल डिमेटॉन है या प्रोफेनोफॉस है, इसको किसी भी एक कीटनाशी को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि प्याज की पत्ती थोड़ी चिकनी होती है तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई स्टिकर जैसे चिपकने वाला पदार्थ है उसको 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूल गोभी का भरपूर उत्पादन ले रहे एक सफल कृषक की कहानी। मक्के की फसल में हानिकारक कीटों की रोकथाम पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।